हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग ने प्रश्न संख्या 39 तक पढ़ लिया था। तो आइए प्रश्न संख्या 40 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, मापन पर मूल्य निर्णयन बराबर क्या होता है। ऑप्शन है मूल्यांकन, ब नवाचार, स क्रियात्मक, द परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है अमूल्यांकन। मापन, जैसे मापन किया जाता है तो बच्चा पता लगता है कितना नंबर पा रहा है, किस क्षेत्र में उसको उसकी कमी रह गई है। और मूल्य निर्धारण, उससे उसका मूल्य निर्धारण होता है कि वो कितने में है, मतलब किस लायक है और क्या किस क्षेत्र में कमी है, इसको मूल्यांकन कहते हैं। नवाचार तो शैक्षिक में जो सुधार, नए नए तरीके जो प्रयोग हो रहे हैं उसको नवाचार बोलते हैं। और क्रियात्मक है, जो क्रियात्मक पक्ष होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, ये अलग चीज़ है। और परीक्षण जो होता है ये भी मूल्यांकन से रिलेटेड है, लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है मापन और मूल्य निर्धारण, इसका सही सटीक जो आंसर होगा वो ऑप्शन अ है मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 41 है, किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान और औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और राइट स्टोन, ब वास्लो, स थार्नडाइक, द उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ब वास्लो। वास्लो ने ये कथन दिया था। अब थर्नडाइक है, थर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, जो चूहों को लेकर उन्होंने प्रयोग किया था। तो इसको भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र कब होती है। प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है। इसका ऑप्शन है अगस्त, ब नवंबर, स फरवरी, द अप्रैल। इसका सही उत्तर है संख्या ऑप्शन अ अगस्त। जो परिषदीय विद्यालय का अर्थ है कि 1 से 8 तक जो सरकारी स्कूल होता है उसी को परिषदीय विद्यालय बोला जाता है। और उनमें जो पहला जो तिमाही परीक्षा होता है अगस्त में होता है। दूसरा जो तिमाही परीक्षा होता है उसको अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं, दिसंबर में होता है। और तीसरा होता है मार्च में होता है। लास्ट में वार्षिक परीक्षा होती है, जिसे योगात्मक परीक्षा मूल्यांकन भी बोला जाता है। जो वार्षिक परीक्षा होता है उसको योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पहला जो तिमाही परीक्षा होता है वो अगस्त में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त। प्रश्न संख्या 43 है, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है। तो अभी द्वितीय, पहला अगस्त है, दूसरा दिसंबर है, तो इसको सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर। चौथा है, निदान डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अ मापन, ब परीक्षण, स मूल्यांकन या द उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है मापन। मापन के लिए निदान का प्रयोग किया जाता है। पहले मापन किया जाता है कि बच्चे कहाँ तक सीखा है, कितने नंबर पा रहा है, जिसे किस क्षेत्र में उसकी कमी है, तो इसको मापन कहते हैं। फिर उसका निदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं अ शिक्षण अधिगम, ब मूल्यांकन, स विद्यालय प्रबंधन या द उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षण अधिगम है ये भी नवाचार के अंतर्गत आता है। शिक्षण अधिगम में शिक्षण विधियों को नए नए तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। मूल्यांकन को अब थोड़ा लचीला बना दिया गया है, इसे कठोर नहीं होना चाहिए मूल्यांकन। अगर जो बच्चे को निर्देश की जरूरत पड़ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और थोड़ा सहयोग की जरूरत पड़ी है वो भी दे सकते हैं। तो मूल्यांकन भी नवाचार में अंतर्गत आ रहा है, इसको लचीला बना दिया गया है। और विद्यालय प्रबंधन में भी सुधार हो रहा है, मतलब विद्यालय प्रबंधन को भी नए नए तरीके से प्रबंध किया जा रहा है जिससे विद्यालय का समुचित विकास हो। तो ये विद्यालय प्रबंधन भी इसी में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 46 है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं अ छात्रों की समस्या का ज्ञान, ब समस्याओं का निराकरण, ये भी सही है। छात्रों की समस्या का ज्ञान तो मूल्यांकन से ही तो पता चलता है, तो ये भी सही है। समस्याओं का निराकरण, जब मूल्यांकन पता लग जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र में वीक है, कमजोर है, तो उसका समस्या का उसके निवारण भी किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। स है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। शिक्षक भी को भी सीखने को मिलता है। जब मूल्यांकन होता है बच्चों का, तो शिक्षक को भी सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से पढ़ाएं कि बच्चों वो शिक्षा बच्चों पे प्रभावी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 47 है,
मूल्यांकन की विशेषताएं हैं सतत चलने वाली प्रक्रिया, ब गुणों का मापन, स शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द उपयुक्त सभी। और है सतत चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि बार बार नियमित हम उसका असेसमेंट लें और मूल्यांकन करें और पता लगाएं कि उसका किस क्षेत्र में कमी है। गुणों का मापन, और मूल्यांकन से गुणों का भी मापन होता है, उसके पता चल लगता है कि उसमें कौन सी अच्छाई है, कौन कौन सा क्षेत्र उसका मजबूत है, उनसे गुण भी पता लगते हैं। 100 है शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें तेजी आती है कि पता चल जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र बच्चों का मजबूत है, वो कौन से जो टॉपिक है बच्चे समझ लिए हैं उसको छोड़ के आदमी फिर से जिसमें वो वीक रहते हैं सिर्फ उस पर काम करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में भी गतिशीलता बनती है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 48 है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं। इसमें H का मतलब क्या है? 3H का मतलब होता है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3H सिद्धांत भी बोला जाता है। 3H हेड, हार्ट और हैंड। पहला ऑप्शन सही है। हेड मतलब होता है सर, मतलब सिर होता है। संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उसको हम बोलते हैं हेड। हेड मतलब कि जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसमें जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो तो दिमाग में ही फिट होता है ना, तो ये हेड के अंतर्गत है। हार्ट आ जाएगा भावात्मक पक्ष, जो भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो हम हमारे मतलब हृदय में ही उत्पन्न होते हैं, उसी से पता लगता है, उसी से कनेक्टेड है, तो ये हार्ट हो जाएगा। और हैंड है क्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक, जो भी हम काम काज करते हैं वो हाथ से करते हैं, इसलिए इसको हैंड में रखा गया, हैंड के अंतर्गत आता है। तो इसका आशय है 3H फार्मूला से कि हेड, हार्ट और हैंड। हेड मतलब ज्ञानात्मक, हार्ट मतलब भावात्मक और हैंड मतलब क्रियात्मक, क्रियात्मक या कौशलात्मक। उसका दूसरा नाम कौशलात्मक भी है। इसका आंसर असही है। प्रश्न संख्या 49 है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। ऑप्शन है ज्ञान का बोध, ब अनुप्रयोग, स कौशल, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य का ज्ञान, बोध और प्रयोग, ये पहला जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके 3 चरण हैं। ये 3 चरण नहीं है, ये ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये दो जो है ज्ञानात्मक पक्ष के 2 चरण है। और जो कौशल है ये क्रियात्मक पक्ष का अंतिम चरण है। लास्ट में या तो आदत हो जाता है, आदत बन जाता है, नहीं तो आपको में वो कौशल विकसित हो जाता है। ये क्रियात्मक का 6वां चरण है और ज्ञान का बोध और अनुप्रयोग जो है ज्ञानात्मक पक्ष का पहला और तीसरा है। यानी ये दोनों पहला पद हो जाता है ज्ञान और बोध, और जो अनुप्रयोग है वो ज्ञानात्मक का तीसरा हो जाएगा। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य ये तीनों हैं, तो इसका ऑप्शन द सही है। आपको तैयार होना चाहिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का सभी पक्ष आपको तैयार होना चाहिए। जैसे ज्ञानात्मक के 6 हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन लास्ट में। तो ये इस तरह से आप 6 तीनों के तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। तो ये इसका ऑप्शन अ है मैरिसन, ब थॉर्नडाइक, स गुडविन, द क्लासमेयर। तो इसका सही आंसर है गुडविन का। ये जो कथन वाले हैं आपको सीधा सीधा ऐसे थोड़ा समझ के और याद करना ही पड़ता है कि किसका कथन है, इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं होता है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जब आ रहा है तो आप उससे पिछले आपके ज्ञान को रिलेट कीजिए कि ये हमने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है इनके बारे में। जैसे थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक हमने पढ़ा है कि इन्होंने चूहों को लेकर क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, तो ये भी पूछता है, यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछता है ये सब। प्रश्न संख्या 51 है, जब कोई व्यक्ति परंपरागत गैर तरीकों से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन अ है मूल्यांकन, ब नवाचार, स मापन, द परीक्षण। तो मूल्यांकन तो होगा नहीं, मूल्यांकन में तो परीक्षा लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, मापन भी उसी का रूप है और परीक्षण भी उसी का रूप है। लेकिन नवाचार जो है इसके साफ स्पष्ट हो रहा है उसके इसके
जब कोई व्यक्ति परंपरागत गैर तकनीकी जो पुराने समय से यूज किया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, तौर तरीकों से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो उसको नवाचार के अंतर्गत आता है। इससे साफ स्पष्ट है, इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन है। ऑप्शन अ है E.M. रोजर्स, ब वार्डनेट, स जॉन डीवी, द गांधी जी। इसका सही आंसर है E.M. रोजर्स। E.M. रोजर्स का ये कथन है। अब यहाँ पे गांधी जी आए हैं तो गांधी जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को दिया था और इन्होंने सलाह दिया था कि 1 से 5 तक के जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इतना इनके बारे में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान रूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ है E.M. रोजर्स। सेम क्वेश्चन है क्या पीछे वाला? नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है तो, लेकिन ये दूसरे का है। ऑप्शन अ है E.M. रोजर्स, ब वार्नेट, स जॉन डीवी, द गांधी जी। तो ये वार्नेट का कथन है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा माइनर चेंजेज है, नहीं तो वैसे ही है, पिछले सेंटेंस जैसा ही है। इसको वार्नेट ने दिया था। गांधी जी फिर आए हैं वही बुनियादी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक विद्यालय के लिए, ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 54 है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता को व्यक्त किया जा सकता है। अ शिक्षा में गुणात्मक सुधार, ब वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, स मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए। इसका सही आंसर है ब वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान। इसका ऑप्शन अ भी सही लग रहा है। देखिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार नवाचार से तो होता ही है, लेकिन इसका जो सही, उससे प्रभावी जो आंसर है, जो सबसे सटीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रचार जो होता है। इस समय जो नए जो तौर तरीके आए हैं, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रचार हो रहा है। गुणात्मक सुधार होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार हो रहा है। मानवीय संसाधन का विकास के लिए, मानवीय संसाधन के विकास के लिए नवाचार की आवश्यकता नहीं है लेकिन बहुत हद तक नहीं है। इसमें जो सबसे सटीक आंसर लग रहा है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन अ है सुकरात, ब ग्लेडाइट्स, स फ्रॉवेल, द गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब ग्लेडाइट्स। ग्लेडाइट्स ने सर्वप्रथम मौखिक परीक्षा को शुरुआत किया था। सुकरात ने भी मौखिक परीक्षा को बढ़ावा दिया था। इन्होंने बताया था कि मौखिक परीक्षा को प्राथमिकता दी थी, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत किए थे वो हैं ग्लेडाइट्स। और जो ग्लेडाइट्स जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ सुकरात दिया रहेगा तो सुकरात सही आंसर होगा, लेकिन ग्लेडाइट्स दे रखा है इसलिए इसका सही आंसर होगा ग्लेडाइट्स। और फ्रॉवेल दिया है यहाँ पे। फ्रॉवेल ने क्या किया था? तो फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन शिक्षण विधि दिया था। किंडरगार्टन, उन्होंने बताया था कि बच्चे फूल हैं और शिक्षक जो है उस वृक्ष के रूप में काम करेगा, और जो शिक्षक माली के रूप में, शिक्षक को माली के रूप में माना और जो स्कूल है उसको बागान माना, मतलब बाग माना। तो ये फ्रॉवेल ने। और गांधी जी के सेम वही चीज़, बुनियादी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा। प्रश्न संख्या 56 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन द सही है, रास का। ये रास का सेंटेंस है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न 2016 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 57 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया था, सॉरी। अ है स्टीफन एम कोरे ने, ब स्किनर ने, स रायबर्न ने, और द वुडरो ने। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे ने। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। और यहाँ रायबर्न दिया हुआ है। रायबर्न ने 3 घटक के रूप में शिक्षा को
बुद्धि को तीन रूपों में बांटा था। पहला होता है घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा होता है अनुभाविक बुद्धि, तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। ये जो तीन है वो रायबर्ग ने दिया था। ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तीन घटकी प्रणाली जो बुद्धि की हो किसकी है, तो रायबर्ग की है। इतना आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 58 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। अ मौलिक शोध, ब क्रियात्मक शोध, स ऐतिहासिक शोध या द वैज्ञानिक शोध। तो इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध। इसके लिखने से, इसके सेंटेंस से ही पता चलता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जो कार्य क्षेत्र आ गया ना, कार्य मतलब काम करने से है, कि कारणों से जानने की समस्या है तो किया जाने वाला शोध है। जब कार्य से संबंधित है तो क्रियात्मक शोध ही तो होगा। इसका तो साफ स्पष्ट है, प्रश्न पढ़ने से ही क्रियात्मक शोध ही इसका सही आंसर है। ऐतिहासिक शोध तो कुछ और ही होता है, जो इतिहास से रिलेटेड होता है। मौलिक शोध होता है जो हमारे मौलिक विचारों को ध्यान में रखते हुए। वैज्ञानिक शोध होता है ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट में, या फिर जो भी करके सीखने पे बल दिया जाता है उसको, ये वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत आता है। जो कार्य क्षेत्र में आएगा वो क्रियात्मक ही होगा, क्रियात्मक शोध। प्रश्न संख्या 59 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो शैक्षिक जो उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष 4 होते हैं। इसका आप 4 याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। आकलन मूल्यांकन से, ब रचनात्मक मूल्यांकन से, स मौखिक मूल्यांकन से, स द दक्षता मूल्यांकन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक मूल्यांकन से, स। तो देखते हैं आकलन मूल्यांकन क्या है। आकलन मूल्यांकन जो है, और जो आप क्लास में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि जो बच्चे यहाँ हैं उपस्थित हैं वो, उनका ज्ञान किस हद तक है, मतलब कहाँ तक वो जानते हैं, कहाँ से उनको पढ़ाना सही रहेगा और कैसी शिक्षा देनी। तो ये आकलित मूल्यांकन ये उचित नहीं रहेगा। रचनात्मक मूल्यांकन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको 2 मिनट में पता करना रहता है कि बच्चे क्या जानते हैं, तो रचनात्मक मूल्यांकन में टाइम लग जाता है, सृजनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। और दक्षता मूल्यांकन है, इसमें भी टाइम लग जाएगा। ये सब उचित नहीं होगा। लेकिन मौखिक प्रश्न से आप तुरंत 2-4 क्वेश्चन बच्चों को उठा के पूछ सकते हैं आप, तो उनके प्रारंभिक ज्ञान का पता लग जाएगा कि वो क्या क्या जानते हैं, किस हद तक जानते हैं और क्या हमें पढ़ाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वमौखिक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 61 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन ये एक बार और आ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये कथन है। प्रश्न संख्या बहुविकल्पी का पहला ही क्वेश्चन था ये, सेम क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका गठन एनसीईआरटी का 1961 में हुआ था नई दिल्ली में। और कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर दौलत सिंह ने की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। और यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। और द है मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन है। मुदालियर कमीशन की डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालियर के अध्यक्षता में सन 1952 ईस्वी में मुदालियर कमीशन की गठन किया गया था। तो इतना आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। संज्ञानात्मक पक्ष को बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष भी। इसका मतलब 3H फार्मूले में हेड आता है, हेड संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। अ है मूल्यों का, ब है आदतों का, स समझ का, द आदर्शों का। तो इसका सही ऑप्शन है समझ का। जो समझ, कोई भी चीज़ समझ में आता है तो उससे तो हमको ज्ञान ही होता है। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञानात्मक में आएगा। और जो है ये आदत निर्माण, ये आ जाता है क्रियात्मक या कौशलात्मक में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझ का। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है। देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी कितना पूछा हुआ है, क्रियात्मक, भावात्मक और वो संज्ञानात्मक। आप तीनों को ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत पूछा हुआ है। ये प्रश्न 2017 में पूछा है।
इसका ऑप्शन है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं एक बार और, निम्नलिखित में किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? ऑप्शन अ है सूचनाओं का, ब है तत्वों के व्यवहारिक प्रयोग का, स है तथ्यों के विश्लेषण का, द है रुचियों का। तो इसका सही ऑप्शन है रुचियों का। रुचि आपके मन में उत्पन्न होता है, आपके मन में रुचि पढ़ने के प्रति पैदा हो गया तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो ये मन में ही तो आ रहा है। भावात्मक मतलब मन, तो भाव से रिलेटेड है रुचि का। ये सूचनाओं का है, ये ज्ञानात्मक आ जाएगा। तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग, ये क्रियात्मक में आ जाएगा, क्रियात्मक में आ जाएगा। तथ्यों के विश्लेषण, ये ज्ञानात्मक में आ जाएगा। या आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तथ्य है वो किस श्रेणी में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको सब तैयार होना चाहिए। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का जो 6 चरण है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो विश्लेषण है तो देखिए विश्लेषण आया ना, तो ये ज्ञानात्मक हो जाएगा। और सूचना, कुछ तो भाव से पता लग जाएगा। जैसे सूचना ज्ञान करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान होता है, तो ये ज्ञानात्मक में आ जाएगा। तत्वों के व्यवहारिक प्रयोग, जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेंगे, जब प्रयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये क्रियात्मक में आ जाएगा। ऐसे आप पहचानेंगे। नहीं तो सबसे पहले आप 6 चरण याद कर लीजिए, उसके बाद से खुद एक थॉट डेवलप हो जाएगा आपके दिमाग में, जिससे आप पहचान लेंगे कि कौन सा तत्व किस पक्ष में जा रहा है। यहाँ रुचि भावात्मक पक्ष है तो रुचि ही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन द सही है। प्रश्न संख्या 64 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है द 5 क्रियाएं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में 5 क्रियाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 65 है, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर कोरे का। इसका ऑप्शन, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये कथन किसका है। तो ये कोरे का है, द है। और फ्रॉवेल आया है तो फ्रॉवेल से वही याद रखेंगे, किंडरगार्टन पद्धति का फ्रॉवेल ने दिया था। महात्मा गांधी आए हैं तो महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा इन्होंने बताया था। प्रश्न संख्या 66 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन है, तो यह कथन ग्रीन का है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ग्रीन का। तो सिंपली आप इसको याद रखेंगे। 67 है, मापन होता है गुणात्मक। ऑप्शन अ है गुणात्मक, ब है मात्रात्मक और स है तुलनात्मक, द सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। मापन में बेसिकली हम डायरेक्ट पता लगाते हैं कि कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, कितना सीखा है, और वो उसके कमजोर क्षेत्र का पता लगाते हैं और मजबूत क्षेत्र का पता लगाते हैं, किसमें वो मजबूत है। तो मापन से सिंपली यह मात्रात्मक। इससे आप सिंपली आप अभिसारी प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिसारी प्रश्न वो होते हैं जिसका एक ही आंसर होता है। जैसे आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ बताएगा। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, जो 75 जिले हैं, इसका एक आंसर है ना, इसी को अभिसारी आंसर बोलते हैं। तो जो अभिसारी टाइप के जो मूल्यांकन होता है उसको मात्रात्मक मूल्यांकन कहते हैं और ये मापन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 68 है, व्यक्तिगत के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अ सतत मूल्यांकन द्वारा, ब इकाई मूल्यांकन द्वारा, स दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, या द व्यापक मूल्यांकन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा। व्यक्तिगत के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन करना हो तो आप सतत मूल्यांकन भी करेंगे, इकाई मूल्यांकन भी करेंगे, उसमें अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेशन करेंगे। इसलिए वो व्यापक मूल्यांकन में ही आ जाएगा। सभी पक्ष का ही उसका सभी उसके पक्षों का जानकारी मिलेगी, वो व्यापक मूल्यांकन सही। व्यापक मतलब होता है बड़ा मूल्यांकन, मतलब हर क्षेत्र में किया गया मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। ज्ञान, बोध, प्रयोग, और जो आपको संज्ञानात्मक के 6 चरण याद हैं तो क्या होता है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, तीसरा। ये तीनों शुरू के दे दिए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 चरण होते हैं। तो किसका है, संज्ञानात्मक का है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अ।
तो एक बार और हम लोग 6 चरण सबका देख लेते हैं। संज्ञानात्मक तो हमने बता लिया, और भावात्मक के 6 चरण क्या होते हैं? ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, अवमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन, और छठवां है चरित्रीकरण। ये जो 6 चरण है भावात्मक पक्ष के हैं। और कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष के जो चरण हैं वो आते हैं अनुकरण, कार्यवाही, दूसरा कार्यवाही, तीसरा नियंत्रण, चौथा समायोजन, पांचवा स्वाभाविकरण, और छठवां होता है आदत या कौशल। जब इसका कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष का आप जब 6 चरण जब फॉलो कर लेंगे, 5 चरण, तो छठवां में अपने आप आपको या तो उसकी आदत लग जाएगी, नहीं तो वो कौशल आप में विकसित हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 70 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। इससे तो साफ साफ पता लगता है कि सत्र के जो अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन है वो उसको वार्षिक मूल्यांकन ही बोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, और दिया है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में भी होता है। अंत में जो होता है वो वार्षिक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सतत मूल्यांकन है वो वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि सतत मूल्यांकन निरंतर होता रहता है शुरू से ही। पढ़ाई और ये मूल्यांकन साथ साथ चलता है, उसी को सतत मूल्यांकन कहते हैं। और दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है? दक्षता आधारित में उनकी कमियों को पता लगा के और दूर किया जाता है, वो दक्षता आधारित मूल्यांकन है। तो इसका सही आंसर जो है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है, वो सही है। प्रश्न संख्या 71 है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है अ विज्ञान, भूगोल एवं कृषि में, ब हिंदी तथा संस्कृत में। हिंदी और संस्कृत में प्रयोग तो यानी प्रैक्टिकल तो नहीं होते हैं। स है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, ये भी थ्योरेटिकल है, आप केवल थ्योरी से पढ़ समझ सकते हैं। द है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र भी थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट है। लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान तो बिना प्रयोग के बिना है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि बिना प्रयोग के किया गया विज्ञान अपूर्ण है, मतलब उसको अपूर्ण माना है, उसको कोई शिक्षा ही नहीं माना है। और भूगोल में भी वैसे ही है, बिना चार्ट के, मानचित्र के, ग्लोब की सहायता से आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं। पढ़ा तो लेंगे लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कृषि में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि में। प्रश्न संख्या 72 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं है पूछा है। अ वैधता तो होता है, ब विश्वसनीयता ये भी होता है, स वस्तुनिष्ठता, और द कठोरता नहीं होता। जो उत्तम परीक्षण होगा आपका उसमें वैध होगा, वैलिड होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए। इसका मतलब कि जब आप बच्चे से कितना बार भी प्रश्न पूछें तो उसका आंसर सेम होना चाहिए, उसको वो कंफ्यूज ना हो, उसे विश्वसनीय शिक्षण बोलते हैं। वस्तुनिष्ठता मतलब होना चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न मतलब विस्तृत जब अध्ययन बच्चा करेगा तो उससे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब विस्तृत अध्ययन के लिए लाभदायक होता है वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। तो यह नहीं पूछा है ना, तो कठोरता ही सही होगा। उत्तम परीक्षण में कठोरता नहीं होना चाहिए, लचीलापन चल सकता है। जो नवाचार आया है उसमें लचीलेपन पर मूल्यांकन को बल दिया गया है। लचीलापन मतलब होता है कि और बच्चे के सहयोग की जरूरत है परीक्षा के दौरान या मूल्यांकन के दौरान, तो आप दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ भी पता लग रहा है, इसका ऑप्शन अ है संज्ञानात्मक पक्ष। नहीं, संज्ञानात्मक पक्ष से ये नहीं होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये आते हैं। इसमें कोई भी रुचि, संवेग, मनोवृत्ति से नहीं है। भावात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष में रुचि जो है ये भाव तो है, संवेग जो है इसी भाव को ही तो बोलते हैं, मनोवृत्ति जो आपके मन में पैदा होती है ये भी भाव के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है भावात्मक पक्ष। और कौशलात्मक पक्ष वो होता है जो क्रियात्मक पक्ष होता है, जो आप काम काज करते हैं या कोई भी कौशल सीखते हैं वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर है ब भावात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 74 है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। और निदात्मक शिक्षण, ब नवाचार शिक्षण। नवाचार शिक्षण तो कुछ और ही होता है कि शिक्षण में नवीन विधियों या नवीन चीज़ों का प्रयोग नवाचार कहलाता है, ये दूसरा है। और स है उपचारात्मक शिक्षण, द है कौशल आधारित शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। और जो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला, जब किसी मूल्यांकन से आप किसी भी प्रकार से
मूल्यांकन से आप बच्चों के कमजोर क्षेत्र का पता लगा के और उन्हें दूर कर रहे हैं तो उन्हें उपचार कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। और पता लगाने की प्रक्रिया को निदान कहा जाता है। यहाँ बहुत ही माइनर दोनों में परिवर्तन है। आप इसको हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में। तो निदानात्मक मतलब पता लगाना होता है और उपचारात्मक मतलब होता है उसका उपचार करना, यानी उसको दूर करना। तो वो उपचारात्मक शिक्षण में हो जाएगा। इसका सही आंसर है स। और नवाचार तो कुछ और ही हो जाएगा। कौशल आधारित शिक्षण होता है मतलब काम काज से रिलेटेड कोई भी आप स्किल सीख रहे हैं, जैसे आप हार्डवेयर के दुकान पे रह रहे हैं, आप प्लम्बरिंग सीख रहे हैं, मतलब कि नल वल कैसे बनाया जाता है, टोटी कैसे लगाते हैं, ये कौशल आधारित हो जाएगा। या बढ़ई का काम सीख रहे हैं, ये हो जाएगा कौशल आधारित शिक्षण हो जाएगा। या फिर जो भी इंजीनियरिंग में आ जाएगा, जितने इंजीनियर होते हैं ये उनमें कौशल होता है, ये सब कौशल आधारित शिक्षण में आ जाएगा। लेकिन जो ये पूछा है इसका सही आंसर है स, उपचारात्मक शिक्षण। दूर करने को उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। इसका सही आंसर है स। प्रश्न संख्या 75 है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है अ व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, ब नैतिक मूल्यों का, स शांति शिक्षा का, द केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन, जब यहाँ नाम से ही पता लग रहा है, व्यापक मूल्यांकन जब होगा यानी सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो व्यक्ति के सभी पक्षों का पता लगेगा। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। इसका सही आंसर है अ। नैतिक मूल्यांकन से, व्यापक मूल्यांकन से नैतिक नहीं पता लगता है। पता तो लग जाएगा लेकिन सही ऑप्शन ये भी पता लग जाएगा। और शांति शिक्षा का, लेकिन सही जो आंसर सटीक आंसर होगा सभी पक्षों का, क्योंकि सभी पक्षों का मूल्यांकन और मूल्यांकन नहीं पता लगा पाएगा, व्यापक मूल्यांकन से ही सभी पक्षों का पता लगेगा। तो यहाँ सटीक आंसर अ होगा। प्रश्न संख्या 76 है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। अ है ज्ञान से, ब बोध से, स अनुप्रयोग से। तो ये तो क्वेश्चन तीसरी चौथी बार पूछा हुआ है बहुविकल्पी में ही। इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। ज्ञान बोध प्रयोग छह होते हैं, ज्ञान बोध अनुप्रयोग या प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। जो पहला तीन है वही तीनों आ गया है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष का से संबंधित है। प्रश्न संख्या 77 है, सतत मूल्यांकन कहलाता है अ सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, ब सत्र के मध्य में किया जाने वाले मूल्यांकन, स नित्य प्रति किया जाने वाले मूल्यांकन, या द उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अब आप यहाँ कहेंगे कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन तो वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। तो सही बात है, वो तो वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है, लेकिन वो सतत मूल्यांकन में आ जाएगा। पीछे हमने बताया था कि वार्षिक मूल्यांकन और अर्धवार्षिक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन में आएगा, लेकिन जो सतत मूल्यांकन है वो वार्षिक या अर्धवार्षिक मूल्यांकन में नहीं आएगा। तो जो वार्षिक मूल्यांकन होता है वो भी सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। सत्र के अंत में जो मध्य में किया जाता है वो भी सतत मूल्यांकन में आया। नित्य पत्र होता है जो निरंतर, सतत मूल्यांकन का दूसरा नाम है नित्य पत्र किया जाने वाला मूल्यांकन, यानी डेली, रोजाना, डेली, प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन। और शिक्षा और शिक्षण और मूल्यांकन साथ साथ चलता है, उसी को नित्य पत्र मूल्यांकन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न के 78 है, विज्ञान भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं अ केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, ब सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, स केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, द उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स नहीं होगा। ये देखिए यहाँ गलत दिया है। विज्ञान भूगोल और कृषि है, ये सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन वाले विषय हैं। जो विज्ञान है बिना प्रयोग के, बिना प्रैक्टिकल का इसका अधूरा ज्ञान होता है, विज्ञान का होगा ही नहीं। और भूगोल और कृषि ये सब भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में आएंगे। यहाँ गलत दिया हुआ है, आंसर दिया है केवल मौखिक से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कई जगह गलत भी दिया रहता है, तो वो मैं आपको सही बताता जाऊंगा। लेकिन यहाँ इसका सही आंसर है सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले मतलब सब्जेक्ट है विज्ञान भूगोल एवं कृषि। प्रश्न संख्या 79 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है अ वैधता, ब विश्वसनीयता, स वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता, वैधता मतलब वैलिड, जिससे संबंधित पढ़ा रहे हैं उससे। विश्वसनीयता मतलब कि कई बार पूछे फिर भी आंसर सेम रहे, पीछे भी आ चुका है। वस्तुनिष्ठता मतलब व्यापक मूल्यांकन। तो उत्तम परीक्षण की सही यही
यही सही परीक्षण की विशेषता ये तीनों है। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। नहीं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक विधि से बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम ज्ञान वो होता है, वो योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अंतिम ज्ञान का पता लगाने के लिए योगात्मक मूल्यांकन होता है, और मध्यमान ज्ञान का मूल्यांकन कराने के लिए बच्चों को सतत मूल्यांकन किया जाता है साथ साथ। और बच्चों को समग्र मूल्यांकन वो भी इसके लिए व्यापक मूल्यांकन होता है। ये तीनों के लिए अलग अलग मूल्यांकन है। पहला जो है बच्चों के लिए प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन से होता है। इसे आप प्रश्नोत्तर विधि ज़्यादा उत्तम होगा, लेकिन यहाँ दिया है, यहाँ पे बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का दिया है, रचनात्मक ही दिया है, तो यही सही होगा। प्रश्न संख्या 81 है, भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन, और बच्चों की मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। देखिए, भावात्मक से आ जाएगा, रुचि भी भाव है, और संवेग भी भाव के अंतर्गत आता है, मनोवृत्ति भी भाव के अंतर्गत आता है, पीछे आ चुका है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 82 है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि ऑप्शन अ है, इसका देख लेते हैं पहले ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षण नहीं, नवाचार से नहीं, प्रश्न पत्र निर्माण, हाँ प्रश्न पत्र निर्माण से है। द है क्रियात्मक स्रोत, क्रियात्मक स्रोत नहीं होगा। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय हम जो प्रश्नों के अंक बांटते हैं, बहुविकल्पी के कितने 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 नंबर के, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दिगु उत्तरी, तो ये सबका जो होता है हम जो प्रश्न का डिवाइडेशन करते हैं उसी को ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वीडियो में बने रहिएगा। इसका नेक्स्ट क्लास, अगर इसका जो आगे जो हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न को ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर लघु उत्तरी प्रश्न को। और जो आप ये वीडियो में बने रहते हैं, वीडियो से पढ़ लेते हैं, वैसे आप राजन से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर जो आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो फिर आपको यूपी टेट और सी टेट और क्या बोलते हैं सुपर टेट की तैयारी, और जो आप अच्छे से बीटीसी कर लेते हैं तो सुपर टेट की तैयारी आपकी हो जाएगी बीटीसी करते करते ही, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस ही बीटीसी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।